सो क्लास आज जो है हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक फ्रेश चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक जितना भी पीछे पढ़ा है हमने उसको सबको मिला के ही आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि अभी तक आपने क्या देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है। यानी मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा आपने ये देखा कि अगर एक कॉइल के आसपास हम एक मैग्नेट को लेके आते हैं या पीछे लेके जाते हैं तो कॉइल में करंट मूव करती है। दैट मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इतना पढ़ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल से पास होने का, इस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। सो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। फिर उसका कन्वर्स की बात कर रहे हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे तो कॉइल में करंट फील्ड प्रोड्यूस होने लगी। तो अगर हम कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को चेंज करें या मैग्नेटिक फील्ड लगातार वेरी करें तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो फिर कन्वर्स केस आ गया। तो इसी पे बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको समझाने के लिए कैपेसिटर का एग्जांपल, कैपेसिटर का केस लिया है यहाँ पे, इससे समझ में आएगा आपको। सपोज़ ये आपका कैपेसिटर लगा है सर्किट में, ठीक है, एसी पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर लगा है। तो क्या होता है, जब हाफ सर्कल में यहाँ पे सब आपके प्लस चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे आपके माइनस चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। करंट खाली यहाँ पे चार्ज इकट्ठे होते हैं और जब पोलैरिटी चेंज होती है तो वो सर्किल आपका कंप्लीट हो जाता है, तब करंट फ्लो करती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं करती। लेकिन मैक्सवेल ने जब इन प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक नीडल को रखा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, कंपास को रखा, तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखा। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखने पे डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई इसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज की वजह से। तो चार्ज तो इसके बीच में मूव ही नहीं कर रहे, चार्ज तो मूव नहीं कर रहे प्लेट्स के थ्रू, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई। तो इसका आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई क्योंकि यहाँ कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इनका जो पोटेंशियल है, इनका जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो लगातार चेंज होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, जब भरना शुरू करती है तो भरना कैसे शुरू करती है, एक चार्ज आया, दो चार्ज आए, तीन चार्ज आए, चार आए, पाँच आए, छः आए, सात आए, जब तक हाफ सर्कल पूरा होता है तब तक भरता जाता है, ठीक है। यानी लगातार चेंज ही हो रहा है ना, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, एक 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 करके ऐड होता जा रहा है। तो दैट मीन्स चेंज ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज ही हो रही है, दोनों प्लेट्स के बीच में लगातार चार्ज भर रहे हैं। और जब पोलैरिटी चेंज हुई नीचे सप्लाई में, तो फिर इन्होंने डिस्चार्ज होना शुरू किया। तो डिस्चार्ज होने का मतलब भी चार्ज एक 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 करके कम ही हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल तो नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, पहले चार्ज बढ़ते जा रहे थे, फिर चार्ज घटते जा रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विद इन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, within the plates of capacitor electric field continuous change,
इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो इसका मतलब कि इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इन प्लेट्स के थ्रू पास हो रहा होगा वो भी लगातार चेंज होगा। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी क्रिएट अ करंट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम उसको फाई लिख रहे हैं। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इट मस्ट क्रिएट अ करंट। तो वो जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका जो पास हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के थ्रू वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा दैट प्रोड्यूस अ करंट। दिस करंट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ID। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट, फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म। आपकी बुक से भी समझाएंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो वो जो करंट प्रोड्यूस होती है विद इन द प्लेट्स दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो सर्किट के बाहर फ्लो करती है मूविंग चार्ज की वजह से, जो चार्ज मूव करते हैं उसकी वजह से उस सर्किट में जो बाहर करंट फ्लो करती है वो ये करंट नहीं है। ये करंट कहाँ है? कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर। और जो बाहर करंट फ्लो करती है दैट नोन एज IC यानी कि कंडक्शन करंट। ठीक है, और कैपेसिटर के साथ पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू करंट्स, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया? कैपेसिटर्स के जो चार्ज हैं वो लगातार वेरी करते हैं, जब भरते हैं तब भी लगातार बढ़ रहे हैं, जब डिस्चार्ज हो तब भी लगातार घट रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज हो रही है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है फॉर श्योर, तभी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्लक्स में चेंज कर रही है। इस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से विद इन द प्लेट्स एक करंट फ्लो कर रही है जो है कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको देखिए कैसे इन्होंने बताया। नेक्स्ट जो है वो है इसी के साथ एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई बताएगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? टोटल इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल्स टू μ0I। यानी एक करंट कैरिंग अगर लूप है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग अगर एक छोटे लूप की हम एक छोटे सेक्शन की बात कर रहे हैं DL की, इसमें अगर I करंट फ्लो कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी जनरेट कर रहा है तो B.dl इज इक्वल्स टू μ0I। और जब ये सारे सेक्शन को मिला देंगे तो वो सबका इंटीग्रल सम हो जाएगा। दैट मीन्स एक करंट कैरिंग लूप जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो B.dl यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr। सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं तो टोटल DL कितना हो गया सरकमफेरेंस 2πr इज इक्वल्स टू μ0I। यानी कि करंट कैरिंग सरफेस है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I, ये होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं, ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर के साथ आपकी एक सरफेस यहाँ पे इन्होंने एक सर्कुलर लूप इमेजिन किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक सर्कुलर लूप इमेजिन किया है। तो इस लूप के थ्रू ये देखिए यहाँ से करंट फ्लो करती है ना, इस लूप के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी IC कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी जो हमने जो लूप इमेजिन किया है वो यहाँ से इससे कनेक्टेड है तो इसमें भी I करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ इस लूप पे लग सकता है। तो अगर लगाएंगे तो वो क्या वैल्यू देगा B
डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एक लूप इमेजिन किया तो ये करंट यहाँ से भी फ्लो करेगी। तो इस लूप के लिए इस एम्पियर सर्किट लॉ क्या देगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, अब इसी को हम एक पॉट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें, इस तरह एक हमने इमेजिनरी पॉट बनाया है ये। ठीक है, तो अब इस सरफेस पे देखें, तो अब इस सरफेस पे भी इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो पास होगी, क्योंकि इस यहाँ इसके जुड़ी नहीं है, लेकिन ये इसके नियर बाई करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, लेकिन आई तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ कोई करंट तो है ही नहीं। कैपेसिटर के बीच में तो हम यही मान के चलते हैं ना कि करंट नहीं है, तो यहाँ पे करंट नहीं है तो ज़ीरो, यानी इस लूप के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो अब ये सरफेस तो एक ही है, एक ही तरह की इमेजिनरी सरफेस हमने करी है। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल, यहाँ जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कुछ एरर है। तो इसी एरर को ओवरकम करने के लिए ये कहा गया कि नहीं, जो लूप आपने इसके अंदर बनाया है, यहाँ पे आप जो करंट ज़ीरो रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वही बात जो यहाँ पे थी, वही यहाँ पे हम आपको रीज़न से समझा रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू। जब यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो लिखा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप मैग्नेटिक नीडल रख के देखिए तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से करंट कैपेसिटर प्लेट के अंदर फ्लो करेगी। तो वो कह रहे हैं कौन सी करंट है, तो उन्होंने उस करंट को नाम दिया कि वो जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तब एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो पूरा जस्टिफाइड हो गया। ठीक, अब इस पूरे लूप के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे टोटल कितनी होगी, तो वो बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई टी। ठीक है, अभी इसको बहुत ध्यान आराम से थोड़ा सा ही देखिए। सबसे पहले शुरू से देखिए कि अगर आपकी एक करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा कि अगर एक कॉइल है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करी, लेकिन उसके पास अगर हम एक मैग्नेट को लेके आते हैं या दूर ले जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने लगती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दैट मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। ओके, ये पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो तो वो भी फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार चेंज करे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो कैसे इसको जस्टिफाई किया, इन्होंने कहा कि कैपेसिटर ले लीजिए आप। कैपेसिटर आप पता है कि कैपेसिटर जो है आधे सर्कल में चार्ज होता है एसी के और आधे सर्कल में डिस्चार्ज होता है, लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं करती, ये माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में आप मैग्नेटिक नीडल रख के देखिए, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो डिफ्लेक्शन दिखा। अब डिफ्लेक्शन कैसे आ गया, डिफ्लेक्शन आने का मतलब प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आई है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई प्लेट्स के बीच में, यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं करती, ये तो बाहर से चली जाती है। तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुई, दैट मीन्स जो है प्लेट्स के भी जो चार्जेस हैं वो लगातार बढ़ते हैं फिर लगातार घटते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है इनके बीच में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगातार चेंज हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, दैट मीन्स फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन फ्लक्स जो है ये करंट प्रोड्यूस करता है विद इन द प्लेट्स, दैट करंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, इसमें एक बाहर पहले इमेजिनरी सरफेस मानी, उसके लिए तो जस्टिफाइड कर दिया। अब इसको अगर हम एक पॉट की शेप दे दें, ठीक है, तो वहाँ पे ये लॉ अगर ज़ीरो लेंगे, क्योंकि अंदर तो कैपेसिटर के अंदर तो कोई वहाँ करंट फ्लो ही नहीं करती, यही मान के चलते थे हम लोग, तो एम्पियर सर्किट लॉ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने कहा यस, ये जो आप यहाँ कंसेप्ट कह रहे थे वो ट्रू है,
इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो करती है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अभी इतना ही है। अपनी बुक उठाइएगा एनसीईआरटी की और पढ़ना शुरू करिएगा। उसमें बहुत स्लोली चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। कल इसको और आगे देखेंगे।